नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो अभी अभी आपने देखा होगा हमारे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो कि 49वें नंबर के हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए इन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है। कब? 27 अगस्त को। और इनको शपथ दिलाने का काम किया है हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय का होता है। तो अभी राष्ट्रपति महोदया है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो भी अभी अभी जो है एक प्रकार से नई राष्ट्रपति बनकर आई है। इसके पहले जो थे रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, तो इन्होंने देखिए अभी यहाँ पे शपथ दिलाने का काम किया है किसको? जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्हें हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है देखिए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, यू ललित हम इनको बोल सकते हैं शॉर्टकट में। और ये जो है हमारे भारत के 49वें यानी कि 49वें नंबर के प्रधान न्यायाधीश यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं और आपको मुख्य चीज़ें जानने को मिलेगी कि कौन से आर्टिकल में किस प्रकार इनकी जो है मतलब नियुक्ति की जाती है। साथ ही हम देखेंगे कि अभी तक भारत में जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी हम लिस्ट एक देखेंगे जो कंप्लीट डिटेल में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जानने को मिलेगा कि इसके पहले कौन थे और इसके बाद भी कौन आने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए 27 अगस्त को जो 49वें मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है यू ललित उदय उमेश, जिनका नाम देखिए उदय उमेश ललित है, इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, और इनको शपथ दिलाने का काम किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए हम देख सकते हैं 48वें नंबर, यानी कि अभी 49वें नंबर के थे। ठीक है, तो अभी जो है 48वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था जस्टिस रमना, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आएंगे वो 50वें नंबर के आएंगे। तो इनका कार्यकाल मात्र 2 महीने का रहने वाला है, यानी कि लगभग जो है 2 महीने मतलब 73 दिन ये रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट काम इनको जो है करने का है। साथ ही अगर देखें तो देखिए जो जस्टिस ललित है वो दूसरे ऐसे प्रधान न्यायाधीश है जो कि सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इसके पहले एक और थे जिनका नाम था देखिए एम मतलब SM सीकरी, जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और 1971 में ये भी क्या बने थे? प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो यहाँ पे पहले ये हो गए जो कि सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और दूसरे जो हमारे 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है ये बने हैं वकील से सीधे जज और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इसके बाद हम देखें तो ये 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी 8 नवंबर लगभग 2 माह के पश्चात जो है ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 50वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे उनका नाम है जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होंगे और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अभी इसके पहले हम देखें तो देखिए ये जो थे मतलब ये जो है अभी वर्तमान में बने 49वें नंबर के, ये 2 महीने रहेंगे और ये जो आने वाले 50वें नंबर के हैं वो 2 साल रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जस्टिस उदय उमेश ललित के बारे में। तो ये एक प्रकार से देखिए क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और 13 अगस्त 2014 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे सीधे वकील से। ठीक है, इसके बाद 2021 यानी कि मई 2021 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसे बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलिटी के लेक्चर भी मैं लेकर आने वाला हूँ कंप्लीट रूप से शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, जो कि आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाली है। तो अभी हम विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में जान रहे हैं, फिर हम जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो जो नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। कब? मई 2021 में। इसके अलावा ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यहाँ हम देखें तो सभी 2G मामले में CBI के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ट्रायल्स में हिस्सा ले चुके हैं। साथ ही 2 कार्यकालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है इनका रोल। इसके अलावा हम बात करते हैं अभी कंप्लीट रूप से जितने भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं अभी तक के, यानी कि 48 49वें नंबर के तो अभी हमने देखे हैं 48 जो है टोटल, वो हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले नंबर के जो थे HJ कानिया, जो कि 26 जनवरी 1950 यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ था जिस दिन से, यहाँ देखिए 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। यानी टोटल मिलाकर यहाँ देखिए 649 दिन, 2 साल के आसपास यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो थे मुंबई उच्च न्यायालय से यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनको शपथ ग्रहण कराने का काम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे।
ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर एम पतंजलि शास्त्री, जो कि 7 नवंबर 1951 को यहाँ पे कार्यकाल इनका शुरू हुआ और 3 जनवरी 1954 यानी कि 788 दिन, जो 2 साल से ज़्यादा यहाँ समय लिया इन्होंने, मतलब जो कार्यकाल था इनका। और मद्रास उच्च न्यायालय से ये जो है आए थे। इनको भी शपथ ग्रहण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा मेहरचंद महाजन, जो कि यहाँ देख सकते हैं 352 दिन, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय से आए थे और इनको शपथ ग्रहण कराने का काम देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनके द्वारा। फिर नेक्स्ट जो है बिजन कुमार मुखरीजा, ये देखिए लगभग यहाँ हम देख सकते हैं 1.5 साल के आसपास ये रहे और कोलकाता उच्च न्यायालय से आए थे। शपथ ग्रहण आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देश के पहले राष्ट्रपति थे इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। सुधीर रंजन दास, ये देखिए 1337 दिन यानी कि काफ़ी अधिक कार्यकाल रहा। हालांकि इससे ज़्यादा हम देख सकते हैं नीचे एक और है हमारे पास में, तो ये भी कोलकाता उच्च न्यायालय से आए थे और इनको शपथ किसने ग्रहण करवाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये देखिए 1583 दिन यानी कि काफ़ी अधिक, यानी अभी तक की अगर देखें हम तो सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? इनका ही रहा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का, जो कि पटना उच्च न्यायालय से यहाँ पे आए थे और इनको शपथ ग्रहण कराने का काम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए पीवी गजेंद्र गडकर, जो कि 773 दिन यहाँ इनका कार्यकाल रहा, मुंबई उच्च न्यायालय से आए थे और शपथ ग्रहण हमारे देश के जो देखिए जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे यहाँ पे देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो इनके द्वारा यहाँ पे शपथ ग्रहण कराया गया था। किसको? पीवी गजेंद्र गडकर को। फिर इसके बाद अमल कुमार सरकार, जो कि देखिए 105 दिन रहे कार्यकाल के रूप में और कोलकाता उच्च न्यायालय से आए थे। इनको शपथ ग्रहण कराने का काम किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। नीचे आप देख सकते हैं 2 और को इन्हीं के द्वारा किया गया है, तो आप नीचे देख लीजिए। देखिए कोका सुब्बा राव, जो कि 285 दिन रहे मद्रास उच्च न्यायालय से। उसके बाद कैलाश नाथ बांचू, ये भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आए और इनको शपथ ग्रहण दोनों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दिलाई गई थी शपथ। फिर नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए थे, देखिए यहाँ पे 1025 दिन ये इनका कार्यकाल रहा, मुंबई उच्च न्यायालय से आए थे। और जाकिर हुसैन, हमारे देश के राष्ट्रपति, इनके द्वारा इनको शपथ ग्रहण कराई गई थी। जयंतीलाल छोटेलाल शाह, ये देखिए ये 35 दिन रहे मतलब मात्र, और मुंबई उच्च न्यायालय से आए थे। इनको बीबी गिरी के द्वारा यहाँ पे शपथ दिलाई गई थी। सर्वमित्र सीकरी, ये आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं एस.एम. सीकरी। और एस.एम. सीकरी आपको याद होगा, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, मतलब पहले ऐसे जज थे जो कि सीधे वकील से जज बने सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद ये क्या बने? ये 1971 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और इनका कार्यकाल 824 दिन था। लाहौर से आए थे, ठीक है। बीबी गिरी के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया गया था। फिर अजीत नाथ राय, तो अजीत नाथ राय की अगर बात करें तो यहाँ पे 1372 दिन कोलकाता उच्च न्यायालय से आए थे और बीबी गिरी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। ये देखिए आप कार्यकाल ध्यान रख सकते हैं। देखिए इनको शपथ ग्रहण कराने का काम फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया है। ये लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिए 1-2 बार। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ये देखिए मुंबई उच्च न्यायालय से आए थे और नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। प्रफुल्ल चंद नटवर लाल भगवती, ये गुजरात उच्च न्यायालय से और ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। रघुनंदन स्वरूप पाठक, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय से, इनको भी ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। फिर ई.एस. वेंकट रमैया, ये आपको देखने मिलेगा कर्नाटक से, और यहाँ कर्नाटक वाले देखिए, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं ई.एस. वेंकट रमैया, एस मुखर्जी, रंगनाथ मिश्र, कमल नारायण सिंह और मधुकर हीरालाल कन्या, इन सबको शपथ ग्रहण कराने का काम किया था रामास्वामी वेंकट रमन, ये राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस किस हाई कोर्ट से इनका संबंध है। फिर नेक्स्ट जो देख सकते हैं देखिए ललित मोहन शर्मा, एम.एन. वेंकट चलैया, अजीज मुजफ्फर अहमदी और जगदीश शरण वर्मा, इनको सबको शपथ ग्रहण कराने का काम किया था शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा, जो कि देश के राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय से संबंध था, देखिए आप देख सकते हैं क्रमशः। नेक्स्ट है देखिए यहाँ देख सकते हैं मदन मोहन पुंची, आदर्श सेन, आनंद सम फिरोज भरूचा, उसके अलावा जो है भूपेंद्र नाथ कृपाल, इन चारों को शपथ ग्रहण कराने का काम किया के.आर. नारायणन के द्वारा। और आप देख सकते हैं किस किस उच्च न्यायालय से इनका संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट है गोपाल वल्लभ पटनायक, इसके अलावा बी.एन. खरे, एस. राजेंद्र बाबू, रमेश चंद्र लाहौटी, योगेश कुमार जो है सभरवाल,
इसके अलावा एक और है KG बालकृष्णन। इन सबको शपथ ग्रहण कराने का काम किया हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा, ठीक है, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे भारत के। फिर नेक्स्ट हम देखें तो देखिए SH कपाड़िया, जो कि देखिए महिला राष्ट्रपति थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ देख सकते हैं हम अल्तमस कबीर, P सत्यशिवम, राजेंद्र मल लोढ़ा, इसके अलावा HL दत्तू और TS ठाकुर, इसके अलावा जगदीश सिंह खैर। तो इन सबको शपथ ग्रहण कराने का काम जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया, ठीक है। और कौन कौन से उच्च न्यायालय से इनका संबंध है ये आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ऐसा नॉर्मली ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा अपने एक प्रकार से आइडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ नेक्स्ट जो है दीपक मिश्रा, जो कि 45वें नंबर के थे, रंजन गोगोई 46वें नंबर के, शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के, 48वें नंबर के NV रमन। इसके अलावा देखिए ये चार जो है, चार को शपथ ग्रहण कराने का काम किया है। इसके जस्ट पहले जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा किया गया है। और वर्तमान में जो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण की, UU उदय उमेश ललित, इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है इनको किसने पूर्ण कराया है, अभी अभी जो नए राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो है इनको शपथ दिलाई गई है। और UU ललित जो है वो कहाँ से है, वो मुंबई उच्च न्यायालय से है, ठीक है। अभी वर्तमान में 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 50वें नंबर के जो आएंगे चंद्रचूड़ महोदय आएंगे, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और उनको भी शपथ ग्रहण सिंपल सी बात है इनके द्वारा ही कराया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमने लिस्ट देख ली है। अब यहाँ अगर बात करें हम किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है इनका गठन की बात कर लेते हैं। गठन हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जिसे बोला जाता है, और ये देखिए हमारी भारत की उच्चतम न्यायालय की जो बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की अगर बात करूँ, देखिए नॉर्मली अगर बात करें फेडरल कोर्ट के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1 अक्टूबर 1937 को, यानी कि 84 वर्ष पहले। पर फाइनली 28 जनवरी देखिए 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और 2 दिन पश्चात 1950 में, यानी कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो कि 72 वर्ष पहले थी, ठीक है। इसका कार्य क्षेत्र जो है देखिए किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थान, न्यू दिल्ली, तिलक मार्ग न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। इसके अलावा इसका मोटो भी आप देख सकते हैं, यतो धर्मस्थो जया, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो जो कंपोजिशन होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार का ग्रुप है, ठीक है, एक समूह है, जो कि सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, टोटल मिलाकर 5 जजों का एक समूह बना दिया जाता है, और इसके द्वारा CGI की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। CGI की नियुक्ति की जाती है, पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और कॉलेजियम की सलाह पर की जाती है। पर यदि किसी जज की नियुक्ति की जानी है तो CGI इसमें सलाह देता है, ठीक है, CGI इसमें सलाह देता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट देखने मिलता है इसका सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट के गठन की अगर बात करें तो इसमें कुछ देखिए जो गठन होता है उसमें जो टर्म होता है 65 वर्ष होता है, यानी 65 वर्ष में वो रिटायर हो जाती है, इसकी एज होती है। और टोटल मिलाकर अभी 34 देखने को मिलेंगे, नहीं 33 जज देखने को मिलेंगे, और एक देखने को मिलेगा कौन, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल मिलाकर 34, ठीक है। इसके पहले तक ये जो थी मतलब 30 हुआ करती थी, पर अभी जो है 4 यहाँ पे बढ़ चुके हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसकी वेबसाइट भी आपने देख ली है। इसके आर्टिकल की अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो कंप्लीट मिलाकर यहाँ पे संविधान में जो भारतीय संविधान उसमें आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी बात हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कर लेते हैं, ताकि आपका ऑल ओवर, यानी कि अगर किसी भी डायमेंशन ये क्वेश्चन आए तो आप जो है इसको हल कर सके, ठीक है। तो हम 124 की बात करते हैं। तो 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। आप सुप्रीम कोर्ट के गठन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 33 जज और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल मिलाकर 34 जज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इनके जो है योग्यता की अगर बात करें तो हाई कोर्ट में 5 साल का जज का कार्यकाल होना चाहिए, या तो 10 साल वकील होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो, या तो 5 साल जज हो सुप्रीम हाई कोर्ट में, या तो फिर 10 साल वकील रहा हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति महोदय की नज़र में वो अच्छा होना चाहिए, तो वो जो है जज बन सकता है। नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति तो सिंपल है, हमने अभी देखें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको शपथ ग्रहण कराया गया। तो क्या डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करेगा क्या? बिल्कुल नहीं।
ये राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है, मतलब जो जज की नियुक्ति है, सीजेआई की सलाह पर की जाती है, ठीक है। पर सीजेआई की नियुक्ति की अगर बात करें तो सीजेआई की नियुक्ति कॉलेजियम मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके 5 सीनियर जज का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम की सलाह पर सीजेआई की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। मतलब नाम निकाल कर दे दिया जाएगा और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। पर अन्य जज की अगर बात करें तो सीजेआई सलाह दे देता है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनको सलाह दिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, हटाने की अगर बात करें तो महाभियोग तो ओनली राष्ट्रपति में यूज़ होता है, परंतु महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है, ठीक है। महाभियोग नहीं होता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, परंतु अब तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। एक जज थे जिनका नाम था रामास्वामी, इनके विरुद्ध महाभियोग जैसी प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी। 7 चरण में इनको हटाया जाता है, परंतु वो जो है प्रक्रिया को पास नहीं किया गया। पास मतलब वहाँ पे उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया। तो इस हिसाब से देखें तो अभी तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट, समय होता है 65 वर्ष, जो कि हमने अभी देख चुके हैं, ठीक है। त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 125 की। तो आर्टिकल नंबर 125 में जज का वेतन दिया गया है। अब जज के वेतन से मतलब जज का वेतन भारत की संचित निधि से जाएगा, ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। राशि की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई की अगर बात करें तो 2,80,000 अभी वर्तमान में, और 2,50,000 अन्य जज के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ध्यान से। और 126 की अगर बात करें यहाँ पे तो 126 में कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हमने नियुक्त कर दिए, अब कार्यकारी क्यों जरूरत पड़ती है? हो सकता है किसी कारणवश जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित रहे, तो उस कारण कार्यकारी यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ती है। तो जो 34 रहते हैं ना, 33 + 1, तो एक हो गया अनुपस्थित, तो इन 33 में से कोई एक को यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया जाता है। पर ये स्थायी रूप से रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये अस्थायी रूप से रहता है, ठीक है। और जब तक ये अस्थायी रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा तब तक वेतन और भत्ते वो किसके बराबर रहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 127 में बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश, जिसे हम बोलते हैं एडॉक न्यायाधीश, ठीक है। एडॉक न्यायाधीश क्या होता है? किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। कब? जब ये देखिए हमारे पास 33 + 1 है, अगर 33 में से कुछ कम है, मान लो 30 है, तो 3 जज और कम हो रहा है ना, तो किसी मतलब काम के भार को कम करने के लिए, काम अधिक हो गया तो उसके भार को कम करने के लिए जो 3 जज है वो कहाँ से लाए जाएंगे? देखिए हमारे देश में 25 क्या है? हाई कोर्ट है। इन हाई कोर्ट से इन जज को लाया जाएगा जो कि 3 की कमी है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। आप हाई कोर्ट से जज को डायरेक्ट थोड़ी ले आएंगे। हाई कोर्ट में होता है चीफ जस्टिस, मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी और उस सलाह के पश्चात यहाँ पे जो है इनको नियुक्त कर लिया जाएगा। यानी कि टोटल 33 की पूर्ति या फिर किसी अन्य की भी पूर्ति की जाती है तो 33 होना चाहिए, ठीक है। नहीं है 33 तो यहाँ से कमी को पूरा किया जाएगा। तो जजों की संख्या में कमी होती है तब इनको लाया जाता है। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाता है इसको, मतलब देखिए राष्ट्रपति लाएगा परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको सलाह देगा, ठीक है, राष्ट्रपति को। और इसके बाद जो 25 हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर इन जजों की नियुक्ति की जाती है, जो कि तदर्थ न्यायाधीश जिन्हें हम बोलते हैं एडॉक जज, ठीक है। अच्छा, इनकी पावर जो रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जा रहा है तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी पावर देखने को मिलती है तदर्थ न्यायाधीश की। चलिए अब मान लो जैसे देखिए 25 मुख्य न्यायाधीश, मतलब 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस है। अगर मान लो उनकी, देखिए हमारे यहाँ भारत के में देखें तो जैसे अगर जो सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पे हमको काम की लोड के कारण हमने जज की नियुक्ति के लिए तदर्थ न्यायाधीश लिया है। कहाँ से? हाई कोर्ट से। पर यदि यहाँ भी काम का लोड होगा तो ये देने के तैयार रहेंगे क्या? तो यहाँ चीफ जस्टिस जो रहेगा इसका मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, वो मना कर देगा, नहीं भाई हम नहीं दे सकते तुमको, क्योंकि हमारे पास भी काम का लोड है, तो इसके लिए यहाँ से बाध्य नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दे सकते तो क्या होगा? अब यहाँ पे कमी बनी हुई है तो इसी कमी को, मतलब तदर्थ न्यायाधीश अगर ना मिले तो इसी कमी को बनाए रखने, मतलब इस कमी को पूर्ति करने के लिए नेक्स्ट जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की। रिटायर्ड जज जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है उनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल नंबर 128 के तहत, ठीक है। मतलब जब तदर्थ जज यानी कि एडॉक जो जज है वो उपलब्ध नहीं है, पूर्ति नहीं हो रही है, तब सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसके अलावा 129 में लिखा गया है अभिलेख न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो अभिलेख न्यायालय यानी कि नज़ीर होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है, कोई मामला है, उस पर फैसला सुना दिया गया है,
तो जो मामले का जो फैसला है वो अन्य कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सब के लिए जो है उदाहरण के रूप में काम आएगा। इसे ही बोलते हैं अभिलेख न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अन्य मुकदमों में उदाहरण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो उसी से जो है अन्य जो मामले है उसमें निराकरण के लिए यहाँ पर क्या मिलेगा, सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट 130 में क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान वो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थान अभी नॉर्मली अगर देखें तो वो दिल्ली है, पर यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति की सलाह से क्या कर सकता है, अपनी जो खंडपीठ है, खंडपीठ मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का मेन जो ब्रांच है वो कहाँ पे है, दिल्ली, पर इसकी सब ब्रांच जैसे दिल्ली जो है उत्तर भारत में, तो एक ब्रांच हो जाएगी पूर्वोत्तर भारत में और एक हो जाएगी दक्षिण भारत में। तो ये जो है दो खंडपीठ यहाँ पे लगाई जा सकती, मतलब स्थापित की जा सकती है राष्ट्रपति की सलाह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 131 की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता, यानी कि एक प्रकार से निर्णय देने की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता की बात की जा रही है। ऐसे मामले जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सॉल्व किए जाते हैं, जैसे 3 मुकदमे हम देख सकते हैं। केंद्र और राज्य का विवाद हो, यानी कि कोई स्टेट है और केंद्र के साथ उसका विवाद है, तो वो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा। दूसरा, राज्य एक राज्य और दूसरे पड़ोसी राज्य के मध्य विवाद है, तो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा। केंद्र और साथ में कुछ राज्य का एक जो है अलग ग्रुप बन गया है, दूसरा अन्य राज्य, इन दोनों का विवाद है, मतलब ऐसे ग्रुप जिनका केंद्र एवं राज्य हो गए और अन्य राज्य इनका विवाद भी है, तो भी सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक मूल अधिकारिता के तहत आएगा कि वो इनका निराकरण खुद करे। एक और चीज़ आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो विवाद होते हैं चुनाव में जो भी होता है, तो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, परंतु इसको आप मूल अधिकारिता में नहीं गिन सकते। मतलब जो प्रारंभिक अधिकारिता है उसमें सिर्फ ये चीज़ें आएगी, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो विवाद है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट अगर बात करें आर्टिकल नंबर 172 की, तो आपने 172 में देखा होगा एससी से मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार यहाँ देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ 137 में देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्याय मतलब जो है कोई निर्णय दिया, मान लो कोई निर्णय दिया कोई मामले में, तो उस निर्णय को बाद में वो जो निकाल कर उसको बदल भी सकती है, यानी कि अपने ही निर्णय में बदलाव कर सकती है। ऐसा देखने को कब मिला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। तो ये उदाहरण के रूप में देखें चंपाकम दोराई राजन मामला 1960, बेरूबारी मामला 1960, ठीक है। दोनों मामले में जो प्रस्तावना है हमारे देश की प्रेमबल जिसे बोलते हैं, वो संविधान का अंग नहीं माना, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ये दोनों मामले में। परंतु वहीं देखिए आप केशवानंद भारती मामला 1973, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर आया था, तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब है अपने ही मामले, अपना ही जो निर्णय है उसमें सुधार किया गया है, ठीक है, पुनरावलोकन किया गया है। तो ये उदाहरण हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट 139 की अगर बात करें तो एफआर यानी कि फंडामेंटल के अलावा देखिए रिट होती है, रिट 5 प्रकार की होती है। आर्टिकल नंबर 32 में आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट में, ठीक है, हम पढ़ेंगे संविधान, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जो फंडामेंटल राइट होता है उसके अलावा देखिए फंडामेंटल राइट में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। कौन कौन सी रिट होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते आप मुझे पता चल जाएगा। तो इसके अलावा भी कोई रिट जारी करना है तो इसके लिए अधिकार कहाँ पे है, 139 में, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट 141 की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर दंड, यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे शब्दों से, जैसे भी कुछ मतलब अपमान स्वरूप जो है बोल दे कुछ भी, तो उसके लिए यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया 141 में। और ये लागू होगा सभी न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो भी नीचे के न्यायालय है, ठीक है, उनके ऊपर कोई अधिकारी है उसने अवमानना किया है या नागरिक, इन सभी के लिए जो है दंड जो है बाध्य होगा, ठीक है, अगर कोई अवमानना करता है तो ये हमने यहाँ देखें कौन कौन से अवमानना के ऊपर मतलब अवमानना के लिए दंड देख लिए। अब एक और हम देख सकते हैं 143, जिसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय होते हैं, देखिए प्रेसिडेंट महोदय गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई हमको किसी मामले पर सलाह देना है, तो सलाह देखिए सलाह इसके द्वारा दे दी जाएगी, पर यदि सलाह देने के लिए अगर ये बाध्य किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, मतलब सलाह देना नहीं देना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। दूसरी चीज़, अगर ये सलाह दे रहा है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया राष्ट्रपति महोदय को, तो राष्ट्रपति भी माने ना माने ये भी बाध्य नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हमको देखने मिलती है, यानी कि सलाह लेने गए हैं,
सलाह देना नहीं देना इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो सलाह दे भी दी है तो मानना नहीं मानना इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों चीज़ आपको समझ गया। तो इसीलिए यहाँ देखिए राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, अगर देना हो तो अच्छी बात है, बाध्य नहीं है परंतु, है ना, और दे भी दिए हैं तो मानने के लिए भी बाध्य नहीं। तो ऐसा उदाहरण 1993 में देखने को मिला। शंकर दयाल शर्मा जो कि राष्ट्रपति थे, जो बाबरी मस्जिद मामला था उसमें सलाह मांगी गई, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 143 में आपको देखने मिलेगा, इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है निष्पक्ष स्वायत्त संस्था है, निष्पक्षता और अपनी सभी नियुक्तियाँ स्वयं करता है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी की पदोन्नति, निलंबन, स्थानांतरण वो स्वयं करेगा, इसमें किसी भी बाहरी जो तंत्र है उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। और सभी का वेतन जो है संचित निधि से यहाँ जाएगा और कटौती किसी भी प्रकार से नहीं होगी। तो ये हमने देखिए बेसिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जज और साथ में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कंप्लीट चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में बात की। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।